हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये वाला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये हम दो अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट बनाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, अब कंपैरिजन जो होता है हाँ जी, कंपैरिजन जो होता है वो हमारा इंट्रा फर्म भी हो सकता है और इंटर फर्म भी हो सकता है। इंट्रा फर्म भी हो सकता है और इंटर फर्म भी हो सकता है कंपैरिजन। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म में डिफरेंस क्या होता है? या तो हम लोग अपनी ही जो कंपनी है उसके 2 साल के अकाउंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं, अपनी ही कंपनी के 2 साल के अकाउंट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर अपनी ही कंपनी के जो करंट ईयर के फाइनेंशियल्स है उनको कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और कंपनी के करंट ईयर के फाइनेंशियल से जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जो हम काम कर रहे हैं सेम वही काम कर रही है, सेम लेवल पे काम कर रही है, वो हम ऐसी कंपनी ढूंढेंगे और उसको अपनी कंपनी से कंपेयर करेंगे। तो इंट्रा मतलब हाँ जी, विद इन द कंपनी। अगर हम इंटर अपनी ही कंपनी के 2 साल के फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, अपनी ही कंपनी के 2 साल 2023 और 2024 दोनों के फाइनेंशियल को कंपेयर कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अगर हम लोग किसी और की कंपनी से कर रहे हैं, आउटसाइड कंपनी, किसी बाहर की कंपनी से अपनी कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर फर्म कंपैरिजन। बात क्लियर? हमें इस चैप्टर के अंदर कौन सा कंपैरिजन देखना है? पहली बात तो इंट्रा फर्म देखना है, इंटर फर्म हमें नहीं देखना। बात क्लियर? कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो हमें बस ध्यान रखनी है बिकॉज 1 मार्कर में आ सकती है। जैसे पहले मैंने ये बोला इंट्रा फर्म, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और या कॉमन साइज स्टेटमेंट, दोनों में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हाँ जी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, या फिर इसको हम लोग डायनामिक या फिर टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। समझ में आई बात? ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है या क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन साइज की तो कॉमन साइज जो होता है बेटा वो क्या होता है? वर्टिकल, वर्टिकल एनालिसिस होता है इसका। समझ में आई बात? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हॉरिजॉन्टल को हम लोग एनालिसिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ एनालिसिस होता है वो। और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? वर्टिकल एनालिसिस होता है उसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? क्लियर है बात? दोनों ही चीजें, कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, वो दोनों ही चीजें बैलेंस शीट की भी बनती है और इनकम स्टेटमेंट की भी बनती है। ये बात समझ में आई? बैलेंस शीट की भी बनेगी कंपैरेटिव
और इनकम स्टेटमेंट की भी क्या बनेगी, कंपैरेटिव बनेगी। ऐसी बैलेंस शीट की भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगी और इनकम स्टेटमेंट की भी क्या बनेगी, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमारे पास कितने फॉर्मेट हो गए, 4। ठीक है, पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट, दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तीसरा कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट, चौथा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई। कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, दोनों की ही बैलेंस शीट भी बनेगी और इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी। बात क्लियर। तो हम लोग पहले अभी यहां पे देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भाई सबसे इजी चैप्टर है हमारी पूरे सिलेबस का। कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है और परसेंटेज निकालना है। सिर्फ परसेंटेज तो निकाल सकते हो ना। 4 नंबर में ये एक तरीके से आपको गिफ्ट मिला गया है बोर्ड से कि भैया 4 नंबर का गिफ्ट है, 4 नंबर ले लो। ठीक है, ना कोई दिमाग लगाना, ना कोई अकाउंटिंग है इसके अंदर। सेम फॉर्मेट बनाना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, खासकर बैलेंस शीट का। तो इनकम स्टेटमेंट का मैं आपको बता दूंगा, वो बहुत ईजी फॉर्मेट है। ठीक है, बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर बैलेंस शीट आ जाए तो भैया मौके पे चौका। सेम वही फॉर्मेट कॉपी करना है, दो अलग कॉलम खोलने हैं और उसमें कंपैरिजन करना है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं। अब कंपैरेटिव के अंदर पहले क्या देखेंगे बेटा हम लोग, बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट का यहां पे फॉर्मेट देखेंगे हम लोग। चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारा पर्टिकुलर, फिर आएगा नोट नंबर। क्लियर। फिर हम लिखेंगे हमेशा, देखो पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर, भाई फॉर्मेट हमें यहाँ पे सेम एज इट इज बनाना पड़ेगा। पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग करंट ईयर की फिगर्स। क्लियर। प्रीवियस ईयर को बोलेंगे ए, करंट ईयर को बोलेंगे बी। क्लियर। फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेन कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, एब्सोल्यूट चेन को सी मानेंगे। सी कैसे आएगा, बी माइनस ए।
करंट ईयर से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की फिगर माइनस करेंगे। क्लियर? तो वो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। फिर आएगा परसेंटेज चेंज। हाँ जी, परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बेटा? परसेंटेज चेंज को हम लोग पहली बात तो डी मानेंगे। डी कैसे निकलेगा? सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है ना, उसको आप डिवाइड किससे करोगे? प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करोगे। कौन सी ईयर की फिगर से? प्रीवियस ईयर की। बात क्लियर? मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 100 से। कोई डाउट यहां पे किसी को? ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बैलेंस शीट की। क्लियर? अब पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर? हाँ जी, पहले क्या आएगा हमारा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास पहला चीज क्या है? शेयर होल्डर फंड। पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड का क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों आते हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, और क्या आता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है? फिर शेयर होल्डर फंड में बी पार्ट जो है वो उसका वो क्या होता है? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है किसका? नॉन करंट लायबिलिटी का। नॉन करंट लायबिलिटी में दो होते हैं। पहला होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरा क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चैप्टर 1 में हमें डिटेल में ये चीजें पढ़नी है। ठीक है? फिर थर्ड पार्ट किसका होता है? हमारा करंट लायबिलिटी का होता है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास कौन कौन सब हेड होते हैं? पहला होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा होता है हमारे पास ट्रेड पेएबल। तीसरा होता है हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी। और चौथा होता है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर? ये हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई है। अब लायबिलिटी खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पर टोटल आ जाएगा बेटा। चलिए, टोटल करने के बाद हम अब क्या करेंगे? यहां पे सेकंड हमारे पास क्या चीज होती है? एसेट होता है। एसेट में पहला पार्ट क्या आएगा? हाँ जी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। पहला क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और दूसरा पार्ट क्या आएगा बेटा? इंटेंजिबल एसेट का। ठीक है? फिर बी पार्ट हमारे पास आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और सी पार्ट आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास हेडिंग आती है करंट एसेट की। करंट एसेट में हमारे पास करीबन 6 सब हेड है। और फिर टोटल आएगा 6 सब हेड। कौन से? पहला है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा बेटा हमारे पास इन्वेंट्रीज। तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल। फोर्थ है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। और लास्ट एफ पॉइंट है हमारे पास अदर करंट एसेट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है किसका? बैलेंस शीट का। इस चैप्टर में देखो, वैसे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, बट दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा फॉर्मेट, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन होगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जल्दी बताओ। करें तो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके हम लोग कंपैरेटिव। हाँ जी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमारे पास पॉइंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट एसेट आ गया, ठीक है। सीक्वेंस में गिवन हर चीज़ हमें सीक्वेंस में डालना है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडिंग सब हेडिंग आपको पता ही होता है। हेडिंग हमारे पास लायबिलिटी में कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बात क्लियर? उसमें करंट लायबिलिटी में अपने पास 4 चीज़ें थी, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बात क्लियर? उसके बाद हम बात करें तो अपने पास एसेट में कितने हेडिंग होती है? 2। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट, मुझे बोला नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कितने? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। सेकेंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बात क्लियर? शॉर्ट टर्म सॉरी करंट एसेट कितने कितने चीज़ें? 6 चीज़ें। पहली करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फोर्थ इज अदर करंट एसेट, फिफ्थ इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और सिक्स्थ इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज है ना? बात क्लियर? तो ये 6 हमारे पास सब हेड्स हैं। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व देखो, हमने फॉर्मेट बना लिया इसका, आपके सामने फॉर्मेट है। हाँ जी, पहले 2016 की फिगर्स डाल दी हमने, कॉपी एंड पेस्ट। फिर 2017 की फिगर्स डाल दी, कॉपी एंड पेस्ट। फिर हमने क्या करा, यहां पर एब्सोल्यूट चेंज निकाला। एब्सोल्यूट चेंज सॉरी अबे यार ये चलता नहीं ना यहाँ पे, जो भी है 17 में से 16 माइनस करना। 17 में से क्या माइनस करेंगे? 16। 25 लाख में से 25 लाख माइनस करा, 0 आ गया। तो परसेंटेज चेंज भी कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। उसके बाद
17 में से 16 यानी कि 6 लाख में से 10 लाख माइनस करा, कितना आया? माइनस का 4 लाख लिखेंगे हम लोग। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? जो आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आया 4 लाख, उसको डिवाइड किससे करना है हमें? 2016 से, है ना। तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 40% आ गया। अब बोलोगे सर हमारे तो मैथ्स कमजोर है, तो 4 नंबर छोड़ दो, है ना। तो भैया आप ये तो थोड़ा स्ट्रांग तो होनी चाहिए यार, 12th में आ गए, अब परसेंटेज तो निकालना आना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा इसके अंदर हमें मेहनत करनी है, अदरवाइज तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। समझ रहे हो बात? ना कोई एंट्री पास करनी, ना कोई अकाउंट बनाना, फॉर्मेट बनाना है सेम टू सेम, फिगर्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है? सिर्फ अपलोड करना है, दो कुछ माइनस करके और कुछ परसेंटेज निकाल कर, है ना। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखे ना, तो इसमें हमें ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन है यार। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हम वैसे भी कौन सा पूरा क्वेश्चन करना है, फॉर्मेट तो नजर आ रहा है तुम्हें, बस ये नजर आना चाहिए। बात क्लियर? उसके बाद देखो सॉल्यूशन पूरा क्लियर है, जिसकी जरूरत है हमें 2023 के फिगर, 2024 के फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला? बी माइनस ए, यानी कि 24 माइनस 23, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। फिर 1 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 2 लाख से, कितना आ गया? 50% आ गया। बात क्लियर? हर चीज का निकालना है बेटा, टोटल का भी टोटल का भी निकालना है हमें इवन, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? अब हम बनाते हैं क्या? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा किसका है? इनकम स्टेटमेंट का है, वो देखते हैं। तो आ जाओ पहले अब इनकम स्टेटमेंट पे। हाँ जी, तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस हिसाब से है, सेम फॉर्मेट है, बस जो पर्टिकुलर्स है वो चेंज होगा क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा पहला हमारे पास। सेकंड आएगा हमारे पास अदर इनकम। अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा? सेल। अदर इनकम में अगर हमारी कोई और इनकम होगी सेल के अलावा, वो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। थर्ड में हमारे पास आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? 1 + 2, और इसके लिए यहाँ पे हमें टोटल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अपनी थर्ड के लिए लाइन खींच दी। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास क्या आएगा बेटा? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हमारे पास सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप की होती है, पता है ना। एक तो कौन सी होती है? रॉ मटेरियल की, एक कौन सी होती है? WIP की, और एक कौन सी होती है? फिनिश गुड्स की। क्लियर? 3 अलग अलग टाइप की इन्वेंट्रीज होती है हमारे पास। डी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ई आएगा हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद एफ आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन पता है ना क्या होता है? राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। जी आएगा हमारे पास अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस। फिर हम यहां पर दोबारा से टोटल करेंगे। ये टोटल किस चीज का होगा बेटा? टोटल एक्सपेंस का। टोटल एक्सपेंस का। बात क्लियर? तो जो फोर्थ हमने लिखा ना एक्सपेंस, उसका आंसर यहां पे आएगा टोटल एक्सपेंस में।
टोटल एक्सपेंस के लिए हम अलग से कोई नंबर नहीं डाल रहे, फोर्थ का ही आंसर क्या होगा हमारा, टोटल एक्सपेंस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, पॉइंट नंबर 5 आएगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो निकालेंगे, थर्ड में से हम माइनस करेंगे फोर्थ। क्लियर। सिक्स्थ आएगा हमारे पास टैक्स, इनकम टैक्स जो होगा लेस करेंगे। लेस इनकम टैक्स। क्लियर। और उसके बाद 7 आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो तो पता ही कैसे निकालेंगे, फिफ्थ में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, सिक्स्थ। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है यार इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है। चलिए एक तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन, ये इनकम स्टेटमेंट है ना, थोड़ा इनकम स्टेटमेंट में हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। बिकॉज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें आना चाहिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट गिवन नहीं होगा, कुछ इनपुट गिवन होंगे, हमें वो हमें फॉर्मेट बना के करना है। बात क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान से क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, एक्सपेंस गिवन है। बात क्लियर। तो हमने फॉर्मेट बनाया, पहला रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आ गया, अदर इनकम आ गया, फिर क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंस आ गया, फिर क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट गिवन नहीं है तो टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कोई कॉलम मतलब कोई पॉइंट नहीं आएगा। बाकी एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज सेम है एकदम, कोई चेंज नहीं है। समझ में आई बात। जैसे देख लो ना यार, 23 24 की फिगर गिवन है, हमें एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, 24 में से क्या माइनस करेंगे, 23 की फिगर। उसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको डिवाइड किससे करना है, हमें 2023 की फिगर से करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर की फिगर से करना है। देखो अब कुछ क्वेश्चन में से ये वाला है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, हमें अदर इनकम भी गिवन है, यहाँ पे एक्सपेंस गिवन नहीं है। एक्सपेंस हमें गिवन क्या है कि 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। समझिए बात। तो 4 लाख का 50% कितना हुआ, 2 लाख। ऐसे 3 लाख का 50% कितना हुआ, 1.5 लाख। समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी क्या रहेगा, सेम। 5 देख लो एक बारी, 5 के अंदर हमें अब कुछ अलग अलग एक्सपेंस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम है नहीं तो उसको इग्नोर करना। एक्सपेंस आ गए, एक्सपेंस में 3 एक्सपेंस गिवन है, तीनों को लिखना और उसके बाद टोटल कर देना। बात क्लियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा माइनस करने के बाद और टैक्स रेट कितना गिवन है, हमें 30% गिवन है। अच्छा यहां पे ध्यान देना, अदर एक्सपेंस जो है ना वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8 और 10% है। सीओजीएस का कितना परसेंट है, 8 और 10%। तो वो हमें यहां पे सीओजीएस निकालना पड़ेगा। सीओजीएस कैसे निकालेंगे, परचेज प्लस करेंगे इसके अंदर चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, अदर एक्सपेंस निकल जाएगा हमारा। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ये फॉर्मूला होता था ना, बेसिक फॉर्मूला था हमारा ये। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री जो होता है ना वो क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सोच के बताओ। नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कितना चेंज हो रहा है आपकी इन्वेंट्री में, ठीक है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ रहा है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस में आएगा तो आप प्लस में ही लिखोगे। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो किसमें लिखोगे आप, बट करोगे प्लस ही, करोगे क्या बेटा, प्लस। कोई दिक्कत है, क्लियर है पॉइंट।
सिक्स देखो, सिक्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम कितना है, आरएफओ का परसेंटेज है, यानी कि 24 लाख का 15%, 18 लाख का 25%। एक्सपेंस क्या है, वो भी आरएफओ का है, 60% है 24 लाख का, 50% है किसका, 18 लाख का। हो जाएगा। ये देखो अब आरएफओ गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में फर्क है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में क्या है बेटा, फर्क। फिर क्या आएगा हमारा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अदर एक्सपेंस जो है ना, वो हमें कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है। तो पता है ना कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या प्लस करेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देख लो यहाँ पे हमने करा होगा, यहाँ पे हाँ ये रहा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। चलो भाई ध्यान देना, यहाँ पे दिमाग खोल के जरा सुनना मेरी बात। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, देखो आप लोगों को तो यार 11th क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ओपनिंग स्टॉक में ऐड क्या करेंगे हम लोग, नेट परचेज है ना, प्लस क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस से करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर हम इसको क्या बोलें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकल जाता है। जितने का हमने सामान बेचा है ना, हमने जितना सामान बेचा है उसकी कॉस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, उसकी, जितना हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए का सामान पड़ा था पहले से ही, 10 लाख रुपए का सामान हमने खरीदा। 1 लाख का सामान मेरे पास पहले से पड़ा था, 10 लाख रुपए का सामान हमने खरीदा। आखिरी में देखा तो गोडाउन में 3 लाख का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। तो हमने कितने का सामान बेचा होगा, कितने रुपए वाला सामान हमने बेचा होगा, 8 लाख ना भाई। 1 लाख का सामान पहले से था, 10 लाख का खरीदा, कितना हो गया, 11 लाख हो गया। कितना हो गया, गोडाउन में पड़ा था सामान आखिरी में कितने का, 3 लाख का। तो यानी कि 8 लाख रुपए का सामान मेरे गोडाउन से निकला है, जो मैंने बेचा है। वो कितने में बेचा है वो बात अलग है, जो कितने बेचा वो बात अलग है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, क्या कहते हैं उसे। लेकिन ये फॉर्मूला देखकर ना अधिकतर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या है ना। ये बेसिकली बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है ना सामान को, वो अधिकतर ये वाला फॉर्मूला यूज करती है। अब आप मेरी बात समझना, एक ABC लिमिटेड है, वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है प्लस जीन्स की ट्रेडिंग करती है। कर सकती दोनों चीजें, टी शर्ट तो बनाकर बेचती है और जीन्स बनी बनाई बेचती है। अब आप मेरी बात समझना, ABC लिमिटेड के पास जो उसकी इन्वेंट्री होगी वो कितनी चीजों की होंगी, 4। कौन कौन सी, पहली होगी रॉ मटेरियल की, होगी कि नहीं होगी रॉ मटेरियल की, जल्दी बताओ, है ना। दूसरी किसकी होगी, WIP की। तीसरी किसकी होगी, फिनिश्ड गुड्स की। चौथी किसकी होगी, जीन्स की। भाई ये तीनों इन्वेंट्री तो मेरी किसकी हो गई यार, टी शर्ट की हो गई ना। टी शर्ट को बनाने के लिए मैं क्या खरीदता हूं, फैब्रिक, तो रॉ मटेरियल मेरा फैब्रिक हो गया। टी शर्ट को काटा अलग अलग साइज में, है ना,
बट वो अभी तक प्रोसेस यानी कि आगे नहीं हुआ, उसका भी स्टॉक पड़ा होगा मेरे पास। या टी शर्ट को मैंने काट कर प्रिंट कर दिया बट अभी स्टैंप नहीं लगा, टैग नहीं लगा, उसका अलग स्टॉक पड़ा होगा, है ना। तो ऐसे ही जितने भी काम अधूरे होते हैं ना, जिनका भी काम अधूरा होता है प्रोडक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब टैग वैग लिखकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी टी शर्ट, उसका भी अलग से स्टॉक होगा, उसे क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। तो टी शर्ट का, अगर टी शर्ट हमारा यहां पर बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 स्टॉक आपको मिलेंगे। एक तो उसके रॉ मटेरियल का, दूसरा उसके WIP का जो आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है उसके स्टॉक का, और तीसरा जो काम पूरा हो चुका है उसके स्टॉक का। बात क्लियर। और अगर ये AB से लिमिटेड जीन्स का काम भी कर रही है, तो हमारे पास यहां पर जीन्स का अलग से क्या पड़ा होगा, स्टॉक पड़ा होगा। ये समझ लो ध्यान से, आगे तोते खुल जाएंगे अकाउंटिंग रेशो के अंदर कि सर ये क्या आ गया, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अकाउंटिंग रेशो में यही पॉइंट कम से कम 5 से 6 रेशो उसके अंदर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। समझ में आई बात। करीबन 5 से 6 रेशो के अंदर आपको ये फॉर्मूला फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा हूं समझ लो अच्छे से। आपको ही समझ में इन्वेंट्री कितनी है, 4। 3 तो किसकी हो गई, टी शर्ट की, 1 किसकी हो गई, जीन्स की। ये बात समझ में आ गई। चलो, परचेज क्या करेगा, ये 2 चीजें क्या करेगा, 2 चीजें। पहला क्या करेगा, रॉ मटेरियल क्या करेगा बेटा, बात क्लियर। दूसरा क्या करेगा, जीन्स। नहीं बात क्लियर, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने क्या करा, जो मेरा मटेरियल है ना, फैब्रिक जो मेरा मटेरियल है, उसका मैंने अलग से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से मेरे पास 3 चीजें खत्म हो गई। एक तो क्या खत्म हो गया, रॉ मटेरियल किसका, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। दूसरा क्या खत्म हो गया, परचेज खत्म हो गया किसका, रॉ मटेरियल का। बात क्लियर, कोई दिक्कत। अब मेरे पास परचेज किसकी रही, जीन्स की। जीन्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं, तो यहां पर हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया। पहला क्या आ गया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बात क्लियर। अब क्या रह गया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रह गया ना। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या लिया हमने, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज किसकी, WIP, फिनिश गुड्स और जीन्स की। इसके अंदर एक जीन्स भी ऐड कर देना, स्टॉक इन ट्रेड, तीनों की चेंजेस इन इन्वेंट्री। और क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई समझ में आई बात कि नहीं आई। सबसे इजीएस्ट वे है ये आपको समझाने का। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात, देख लो पक्का। चलो अब हम बात करें ना, हाँ जी, अगर हम बात करें अब कॉमन साइज की, अगर हम बात करें